अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो आईकेप का एक पास पेपर डिस्कस करने लगा हूँ। और ये स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, स्प्रिंग 2022 का सवाल नंबर 2 है। अच्छा, ये सवाल जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का है, लिहाजा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस सवाल को मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करूंगा। ऑल्दो 8 मार्क्स का सवाल है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा टाइम लूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी पूरी की पूरी वीडियो आराम से और डिटेल में देखें, ताकि मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स भी समझा सकूं, कुछ रेलेवेंट इस सवाल से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर सकूं, और आपको दूसरे टॉपिक्स में और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आसानी है। अच्छा, इस सवाल को शुरू करने से पहले आप बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लेक्चर देख लें, और आपके पास जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए IAS 7 के हिसाब से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो जब हम IAS 7 के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट होता है। मैं चीजें शॉर्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा जाता है, यानी कि जो आपके रोजमर्रा के ऑपरेशंस हैं या आपने जो बिजनेस कर कर कैश फ्लो जनरेट करा, उसकी बात करी जाती है। इसमें भी सबसे पहले जो चीज आती है वो आपका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट पर। और ये जो ऊपर कंपनी अंडर कंसिडरेशन है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा ये देखते हैं। अच्छा, ये चीज देख लें, फॉलोइंग जो लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू दाहिल लिमिटेड, प्रिपेयर DL's स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें दो बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, यानी कि समराइज्ड, जाहिर है ये कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है हमें एज एट 31 दिसंबर 2021। 2021 के और 2020 के अमाउंट्स दिए हुए, दोनों जगह पर 2021 और 2020 के अमाउंट्स दिए हुए, रुपीज इन मिलियन है। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 2021 का 11 मिलियन, 2020 का 10 मिलियन। तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने कुछ नए शेयर्स इशू करे होंगे, है ना। शेयर कैपिटल जो है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने 1 मिलियन के नए शेयर्स इशू करे होंगे। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एंट्री पास हो जाती है अमूमन कैश डेबिट, क्योंकि पैसा आता है नए शेयर्स इशू करने से। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और शेयर कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट। तो प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे होंगे। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स। सर, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ये होता है कि आपने जो मुनाफा या प्रॉफिट कमाया होता है, उस मुनाफे या प्रॉफिट में से आप जब कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, यानी कि जो कमाया उसमें से कुछ हिस्सा साइड पर रख देते हो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए, डिविडेंड पे कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर देते हो, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उनको कुछ कमाए हुए पैसों में से हिस्सा दे देते हो, डिविडेंड दे देते हो, फिर भी जो बच जाता है वो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के हमारे पास दो अमाउंट्स दिए गए, सही है। अच्छा, इसको हम जरा अभी देखते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है। सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है?
कभी कभार कंपनी अपने एसेट्स को रीवैल्यू करती है, हिस्टोरिकल जो उसकी कॉस्ट होती है उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक जमीन खरीदी थी 35 लाख की, अब उसकी वैल्यू 40 लाख हो गई, तो मेरे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में उस जमीन की 40 लाख की वैल्यू होगी, ये जो 5 लाख का इंक्रीज है इसकी मैं डबल एंट्री पास करूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यानी कि मैं अपने एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को जब रीवैल्यू करता हूं, उनकी वैल्यू में जो इजाफा आता है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। या ये 16 में डिस्कस किया गया। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूज है, यानी कि मेरे नॉन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, कैश के अलावा जो मेरे पास वर्किंग कैपिटल था उसकी वैल्यू है। कैश के अलावा वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। अदर देन कैश यानी कि इसमें कैश शामिल नहीं है, यानी कि ये 24.5 और 17.8 में कैश नहीं है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से आने वाली वैल्यू, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये रेशियोज के चैप्टर में भी आप डिस्कस करोगे। तो यहां पर आपका जो वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, कैश के अलावा जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब आपके करंट एसेट्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं बनिस्बत करंट लायबिलिटीज के, यानी कि आपका इन्वेंट्री या रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो, बिकॉज अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होगी, डेटर्स इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि पैसा ज्यादा ब्लॉक हो रहा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक लेक्चर्स में इसकी भी मजीद डिटेल्स को डिस्कस किया गया। और फिर आपके पास कैश है। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली चीज लिखी हुई है फाइनल डिविडेंड was paid in respect of year 2020 amounting to 3.4 million। सर ये तो 2021 का नहीं है, ये तो 2020 का है। देखें, जो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड होता है, पिछले साल के आखिर में जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होता है, यानी कि प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को देना है, वो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड जो होता है पिछले साल के अकाउंट्स बनने के बाद होता है, तो इस साल के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। तो ये 3.4 मिलियन जो है तो कहने को 2020 का, यानी कि 2020 में जिनके पास शेयर्स थे उनको मिला है, लेकिन मिला होगा साल 2021 में, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और लिख भी रहा है ना कि इसको मैंने पे किया और ये 2020 का था और इतना था। Additions to property plant and equipment during the year amounted to 14 million rupees। इतने की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि चीजें आपने खरीदी हैं, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स खरीदे हैं। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2.4 मिलियन, ये टैक्स का एक्सपेंस था। टैक्स पेएबल एज एट 31 दिसंबर 2021 अमाउंटेड टू 1 मिलियन एंड 2020 0.2 मिलियन, ये टैक्स की लायबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात पर आते हैं। देखिए, मैं रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट बनाता हूं और आप भी ये फॉर्मेट अपने पास लिख लीजिएगा। रिटेन अर्निंग्स इज अ टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। और रिटेन अर्निंग्स का अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पर ब्रॉड डाउन आता है, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये एक इक्विटी है तो इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आता है। अगर हम साल 2021 की बात करें तो 2020 के आखिरी दिन वाला बैलेंस विच इज 33.8 मिलियन, वो 2021 का ओपनिंग बैलेंस होगा। और अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो क्लोजिंग बैलेंस 32.9 मिलियन है। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, है ना, दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। अच्छा सर, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट क्या कभी क्रेडिट होता है, यानी कि कोई अमाउंट इसमें ऐड होता है? हाँ, आपका जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आता है, पैट जिसको हम कहते हैं, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो यहां पर आता है। क्योंकि होता यह है कि आपका जो ब्रॉड डाउन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 33.8, 33.8 रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पिछले साल या पिछले सालों में जो प्रॉफिट्स कमाए थे और उसमें से डिविडेंड माइनस करे थे, फिर भी 33.8 बच गया था।
फिर इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ऐड हुआ होगा, और अगर मैंने कोई डिविडेंड्स पे करे हैं, डिविडेंड जो है वो अगर कहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो वो मैंने इस साल माइनस करना होगा। सही है ना? तो यहां पर आपके आ जाते हैं डिविडेंड। सही है। अच्छा, अब डिविडेंड जो है वो 3.4 मिलियन है। तो जरा हम बैलेंसिंग फिगर से ये देखते हैं कि हमारा इस बार का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा। तो 3.4 में मैं ऐड करता हूं 32.9 और 33.8 को माइनस कर देता हूं, तो ये आ जाता है 2.5। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास 2.5। 2.5 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, इस बात को समझो। 2.5 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, यानी कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करे होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया होगा। उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस हुआ होगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। ठीक है। और अगर मैं इसको जरा लिख भी दूं, टोटल्स भी 3.4 और 32.9 का टोटल जो है ना वो बनता है 36.3। ये 36.3 है, ये भी 36.3 है। 36.3 में से 33.8 माइनस कर दिया तो 2.5। देखिए होता क्या है कि भाई इतना पैसा, सुनना जरा गौर से, अभी तो हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर ये अमाउंट ढूंढी है ना, ये अमाउंट हमें नहीं पता थी। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट हमें नहीं पता थी, बाकी तीन चीजें हमें पता थी, तो हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकाल ली। आम हालात में कैरी डाउन हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम करेंगे क्या, 33.8 पिछले सालों का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है पैसा, इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 है, टोटल आएगा 36.3। जो डिविडेंड दे दिया वो हटा देंगे, तो जो क्लोजिंग है वो बच जाएगा। बट इस सवाल में ये चीज हमें नहीं पता थी, बाकी चीजें हमें पता थी, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि दूसरी सारी चीजें प्लग इन करी, स्विच इन करी, लिखी, और उसके बाद इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अच्छा, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से आया होगा? देखिए, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर सेल्स रेवेन्यू होगा, सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया होगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे, उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया होगा। अच्छा, इस सवाल में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, कोई उधार नहीं लिया हुआ, तो टैक्स फिर माइनस किया होगा। टैक्स माइनस कर कर भाई इस सवाल में है कोई इंटरेस्ट? इंटरेस्ट है? नहीं, नजर तो नहीं आ रहा बजाय तौर पर, खैर देख लेंगे, नहीं है मेरे ख्याल में। फिर टैक्स माइनस किया होगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा, और वो चला गया होगा इधर रिटेन अर्निंग्स में 2.5। अब कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो पहली चीज आती है ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, यानी कि ये वाली वैल्यू आती है। तो ये 2.5 तो ये वाली वैल्यू है, यहां वाली, इसमें मुझे टैक्स ऐड करना पड़ेगा तो मैं यहां पहुंचूंगा, मुझे यहां पर पहुंचना है, बात समझ रहे हो? तो सर अब टैक्स की वर्किंग करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, 2.5 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक मैं पहुंच गया। अब सवाल में लिखा हुआ है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2.4 मिलियन। इस साल का टैक्स का एक्सपेंस 2.4 मिलियन था। तो सर ये आगे टैक्स पेएबल क्या लिखा? देखो, जो आपका एक्सपेंस हो वो पूरा का पूरा आप पे करो, ये जरूरी नहीं है। आपका एक्सपेंस 2.4 मिलियन का था, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर लेट से कोई बंदा 2.4 मिलियन का एक्सपेंस हो 2 मिलियन पे करता है, तो 0.4 मिलियन उसकी लायबिलिटी होगी। 3 मिलियन पे कर देता है तो 0.6 मिलियन उसका रिसीवेबल होगा। एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मैंने हो सकता है पे करे भी हो सकता है उससे ज्यादा भी पे करे हो सकता है उससे कम भी पे करे हो। तो बहरहाल अभी तो पहला टारगेट हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ढूंढना है, तो हम पेएबल्स को इग्नोर करेंगे। पेएबल्स एसेट और लायबिलिटी का चक्कर है कि कितना पे किया कितना पे नहीं किया। लेकिन अगर वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई आपका टैक्स एक्सपेंस इस साल का 2.4 मिलियन था, तो मैं पीबीटी पर आ जाता हूं ना। कैसे? 2.5 मिलियन का पैट, 2.4 मिलियन का टैक्स एक्सपेंस,
तो इसका मतलब ये हो गया कि 4.9 मिलियन जो है वो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट होगा। ठीक है जी, ये पहली चीज हो गई। टैक्स का क्या करेंगे वो मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पीबीटी आ गया हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया और डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस होते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन जहां तक वर्किंग कैपिटल के चेंजेस की बात है ना बेटा तो आ, उसकी लॉजिक के, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस क्यों किया जाता है या डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड क्यों किया जाता है, वो सेपरेट लेसन में मैंने डिस्कस करी है, तो उस लॉजिक पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा काफी चीजें डिस्कस कर लूंगा। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश। कैश के अलावा, यानी कि कैश तो नीचे दिया हुआ है, कैश के अलावा वर्किंग कैपिटल जो है वो 24.5 है और 17.8 है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि इसमें सारे के सारे करंट एसेट्स हैं और सारी की सारी करंट लायबिलिटीज हैं। यानी कि इसमें आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू भी है, रिसीवेबल्स का जो रिसीवेबल अमाउंट है वो भी है, पेएबल्स भी है, टैक्स अथॉरिटीज को कुछ पे करना है, टैक्स अथॉरिटीज का रिसीवेबल या पेएबल भी है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम टैक्स से रिलेवेंट जो भी या टैक्स अथॉरिटीज को जो भी अमाउंट पे करना है, रिसीव करना है ना, उसकी एक सेपरेट वर्किंग करते हैं, सेपरेट वर्किंग करते हैं। बट सर ये तो इसमें इंक्लूडेड है। हाँ इसमें इंक्लूडेड है, क्यों? क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया सारे करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटीज, अब वो चाहे टैक्स अथॉरिटीज का पेएबल हो, चाहे वो सप्लायर्स का पेएबल हो, चाहे वो कस्टमर्स का रिसीवेबल हो, चाहे वो प्री पेमेंट्स हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, हर चीज। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे टैक्स वाले से रेलेवेंट सारा हिसाब किताब अलग करना होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं टैक्स वाले को अलहदा कर दूं, जिसकी मैं वर्किंग कुछ देर बाद सेपरेटली करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 24.5 मिलियन के आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 2021 की, इसमें टैक्स का पेएबल भी होगा, यानी कि टैक्स की लायबिलिटी भी होगी। और कितनी होगी? टैक्स पेएबल एज एट 31 दिसंबर 2021 अमाउंटेड टू ₹1 मिलियन। इसमें 1 मिलियन रुपए का टैक्स अथॉरिटीज वालों का पेएबल भी शामिल है ना? तो अगर टैक्स अथॉरिटीज का पेएबल हटा दूं तो क्या मैं 23.5 पर आ जाऊं या 25.5 पर आ जाऊं? अब जरा इसको समझिएगा। देखिए, लेट से आपके पास कुछ करंट एसेट्स हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज हैं। एक करंट एसेट आपके पास है इन्वेंट्री, मिसाल ले रहा हूं, मिसाल एग्जाम्पल, सवाल का डेटा नहीं है। लेट से आपके पास इन्वेंट्री जो है ना वो है 5 मिलियन की, ठीक है। फिर आपके पास रिसीवेबल्स हैं 3 मिलियन के। फिर आपके पास जो है ना वो सप्लायर्स के पेबल है, सप्लायर यानी कि जिनसे मैं रोजमर्रा के लिए चीजें खरीदता हूं, उनका पेबल है 2 मिलियन का। फिर मेरे पास टैक्स अथॉरिटीज का पेबल है 1 मिलियन का। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास टोटल करंट एसेट्स है 5 और 3 8, और टोटल करंट लायबिलिटीज है 2 और 1 3। तो मेरा वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 5 है। बात समझ रहे हो? मैंने एक एग्जांपल बनाई कि मेरे पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 5 मिलियन की, रिसीवेबल्स है 3 मिलियन का, टोटल 8 हो गए करंट एसेट्स। पेएबल्स में 2 मिलियन पेएबल है सप्लायर्स को और 1 मिलियन टैक्स अथॉरिटी को पे करना है, टोटल 3 मिलियन के पेएबल हो गए। तो इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया 5 पर। अब मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि भाई इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो तुम्हारा आंसर क्या 4 आएगा? क्या 5 में से तुम एक हटाओगे और 4 लिखोगे, या 5 में एक बढ़ाकर 6 लिखोगे? अगर मिसाल के तौर पे लेट से मैं इसको हटाता हूं तो करंट एसेट्स हो जाते हैं 8 और करंट लायबिलिटीज हो जाती है सिर्फ 2। तो कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। देखो, अगर एक लायबिलिटी को मैं हटाऊंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। एसेट को हटाता तो वर्किंग कैपिटल कम होता। लायबिलिटी तो माइनस हो रही होती है ना वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको हटाने का मतलब ये है, उसको हटाने का मतलब ये है कि जो चीज माइनस हो रही थी उसमें से तुमने एक हटाया। तो जब माइनस होने वाली चीज में से एक हटाया तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल 5 के बजाय 6 पर जाएगा, 4 पर नहीं जाएगा।
इसी तरह से अगर टैक्स का पेएबल 1 मिलियन का था और वो 24.5 मिलियन कैलकुलेट करते वक्त करंट लायबिलिटीज में शामिल था, यानी कि एक वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त करंट एसेट्स में से वो वैल्यू माइनस हुई थी, उस वैल्यू को हटाने का मतलब ये कि अब मेरा वर्किंग कैपिटल 25.5 पर आ जाएगा और 2020 का 17.8 है लिखा हुआ, और यहां पर इसने लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2020.2 मिलियन। इसका मतलब होता है पिछले साल की टैक्स पेएबल्स की लायबिलिटी 0.2 मिलियन थी, तो 17.8 में भी आप 0.2 ऐड करो तो 18 बन जाता है। बात समझ रहे हो? ये वो वर्किंग कैपिटल है जिसमें अब टैक्स वाले की लायबिलिटी नहीं है। टैक्स वाले को हम बिल्कुल अलग ट्रीट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अब क्या करेंगे सर? अब देखें, अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, 18 से 25.5 पर जा रहा है, 18 से 25.5 पर जा रहा है, यानी कि 7.5 मिलियन का इंक्रीज है ना? यस सर, 7.5 मिलियन का इंक्रीज है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो। करंट एसेट्स का इंक्रीज, रिसीवेबल्स का इंक्रीज, इन्वेंट्री का इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज अ आउटफ्लो कंसिडर होता है। क्यों आउटफ्लो कंसिडर होता है ये डिटेल में मैंने बड़े सेपरेटली डिस्कस किया है, लेकिन लॉजिक ये कि मिसाल के तौर पर लेट से आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो तो आपका करंट एसेट बढ़ेगा बढ़ेगा, और इन्वेंट्री खरीदने के लिए क्या होगा? पैसा जाएगा या आएगा? सर जाएगा पैसा। तो इसका मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो पैसा जाएगा, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो कैश आउटफ्लो होगा, पैसों का जाना। लेकिन इसकी डिटेल लॉजिक जो है वो अलग से लेक्चर्स में डिस्कस करी है। तो अब हम यहां पर कर देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस और 7.5 को कर देंगे माइनस। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद सर अगला एलिमेंट क्या होगा? अगला एलिमेंट हमारा जो हो सकता है वो हो सकता है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्यों? एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको ऐड करता हूं। सर इसकी भी थोड़ी सी लॉजिक रिकॉल कर दें। देखो, जब तुमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तुम एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन डेप्रिसिएशन पैसों का जाना नहीं है। देखो, एक तो सैलरी हो गई ना, सैलरी अगर मैं बोलता हूँ भाई 25,000 एक बंदे की, मैंने सैलरी पे करी, मेरे पास से सैलरी गई, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश गया। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है तो पीबीटी में माइनस हुआ है, लेकिन वो कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है कि जिसके अगेंस्ट मैंने कोई कैश की पेमेंट करी हो। तो क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी और मुझे तो कैश फ्लोज मालूम करने की कितना पैसा आया या गया, तो ये पीबीटी कैलकुलेट करते वक्त ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, यानी कि उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में मेरा पीबीटी कम किया हुआ था, ऑल्दो मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो उसको मैं ऐड बैक करूंगा। ये भी मैंने सेपरेट लेक्चर में एक जगह पे डिस्कस जरूर किया। तो अब मुझे देखना होगा कि भाई डेप्रिसिएशन का आखिर अमाउंट कितना। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखने के लिए जो है ना, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना सकते हो। सर कैसे बनाएंगे? देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसका अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरा एसेट है, उसका जो ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग अमाउंट होगा वो 10.6 मिलियन होगा साल के शुरू में, है ना? लिखा हुआ है, ये रहा। अच्छा, कैरेट डाउन भी मुझे दिया हुआ है, कैरेट डाउन जो दिया हुआ वो 18.7 दिया हुआ, यानी कि साल के आखिर की वैल्यू 18.7 है। ठीक है जी, ब्रॉड डाउन भी दिया हुआ है, कैरेट डाउन भी दिया हुआ है। ब्रॉड डाउन यानी कि साल के शुरू की वैल्यू भी दी हुई है, साल के आखिर की वैल्यू भी दी हुई है। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ है सर? अगर मैं पॉइंट नंबर 2 देखता हूं तो लिखा हुआ है एडिशंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 14 मिलियन। 14 मिलियन की चीजें आपने खरीदी थी। जब आप चीजें खरीदते हो तो बैंक या कैश क्रेडिट होता है, एंट्री पास होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 14 मिलियन और कैश या बैंक क्रेडिट 14 मिलियन, क्योंकि पेमेंट हुई होती है, तो यहां पर ऐड होना चाहिए। ठीक है?
यानी कि एक तरह से ऐसा होना चाहिए कि 10.6 मिलियन की चीजें पहले से पड़ी हुई थी, 14 मिलियन की मजीद चीजें खरीद ली, तो उसको ऐड करूंगा। सही है। अच्छा, उसके अलावा सर और कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए लिखा हुआ है? हाँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखा हुआ है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं अपने लैंड या कोई भी एसेट को रीवैल्यू करता हूं तो मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो 10.6 मिलियन है ये किसी जमीन की वैल्यू थी, अब वो जमीन 14.6 मिलियन की हो गई, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से मैं पीपीई में उसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूं। मैं ये बोलता हूं कि पड़े पड़े मेरे जो एसेट्स हैं उनकी रीवैल्यूएशन हो गई, तो मैं पीपीई या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट करता हूं और रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैं क्रेडिट करता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ आएगा, ये आ गया 4 मिलियन। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन कहाँ आती है? डेप्रिसिएशन यहाँ पर आती है क्रेडिट पर, और डिस्पोजल भी यहाँ आता है, लेकिन डिस्पोजल तो कोई सवाल में नामो निशान नहीं है डिस्पोजल का। तो 10.6 प्लस 14 और प्लस 4 अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 28.6। 28.6 में से हम माइनस कर देते हैं 18.7, तो ये बच जाता है हमारा 9.9। ये 9.9 हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है, एज अ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगेन सिंगल एंट्री की तरह। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मेरे पास 10.6 मिलियन की चीजें थी, उनकी वैल्यू 4 मिलियन से इंक्रीज हो गई, तो उनकी वैल्यू हो जानी चाहिए 14.6। फिर मैंने 14 की नई चीजें खरीद ली, तो मेरे पास जो चीजें हो जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए 28.6 की। लेकिन साल के आखिर की बैलेंस शीट बता रही है कि तुम्हारे पास 18.7 की चीजें हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9.9 का डिफरेंस आ रहा है। होनी कितनी चाहिए? 28.6 है, कितनी साल के एंड में? 18.7, डिफरेंस कितना है? 9.9। तो 9.9 आखिर ये कम क्यों हो रही है वैल्यू? या तो आप कोई ऐसे डिस्पोज करते हो तो कम होती है, उसकी डिटेल नहीं है सवाल में, या आपकी डेप्रिसिएशन होती है, तो डेप्रिसिएशन 9.9 हो गई। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि 9.9 हो गई, तो यहां पर हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 9.9। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन हमारा 9.9 का हो गया। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन ऐड होगा? बिल्कुल, एज अ नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। सही है जी। सर आगे चलें, और क्या चीजें हैं? अच्छा जी, अगली चीज हमारे पास, अब हमने देखो टैक्स वाले का हिसाब किताब अलग रखना था, टैक्स वाले का हिसाब किताब अलग करना होता है, तो टैक्स पेबल और ये सारी चीजें हमने कंसिडर नहीं करी थी। अब इसको जरा गौर से देखिएगा कि मैं टैक्स का टी अकाउंट कैसे बनाता हूँ। देखिए अगेन इसमें एक टी अकाउंट वाली अप्रोच है और एक जो है वो लॉजिकल या कॉमन सेंस की अप्रोच है। पहले मैं आपके सामने टैक्स का अकाउंट बनाता हूँ, टैक्स का पेएबल का, टैक्स की लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाता हूँ। अगर मैं टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें एक जगह पर आएगा मेरा ब्रॉड डाउन। देखिए जब साल शुरू हुआ तो 0.2 मिलियन की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी का मतलब उसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। साल खत्म हुआ तो 1 मिलियन की लायबिलिटी थी, यानी कि कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कहाँ आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2.4 मिलियन है। सर टैक्स एक्सपेंस की एंट्री क्या पास होती है? एंट्री पास होती है टैक्स एक्सपेंस डेबिट 2.4 मिलियन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है, और टैक्स पेएबल क्रेडिट 2.4 मिलियन, यानी कि मेरा 2.4 मिलियन का एक्सपेंस है, पीएनएल में आ गया, और 2.4 मिलियन अब किसी को मुझे पे करने पड़ेंगे, तो यहां पर टैक्स एक्सपेंस आ जाता है 2.4 मिलियन। ठीक है जनाब। अच्छा तो अब अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आप टैक्स वाले को पेमेंट करते हो तो टैक्स पेएबल को डेबिट करते हो और बैंक या कैश को क्रेडिट करते हो। तो आप देखिए जरा, 0.2 प्लस 2.4, ये टोटल हो गया आपका 2.6। 2.6 में से 1 माइनस कर दो तो 1.6 आ जाता है एज अ बैलेंसिंग फिगर, ये आपने कैश में पे किया होगा। ये टैक्स का अमाउंट है 1.6 का जो आपने पे किया होगा। सर कोई और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का? हाँ, एक और तरीका भी है। क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसा सर? देखिए साल के शुरू में 0.2 मिलियन का पेबल था, इसका मतलब आपने 0.2 मिलियन लोगों को पे करने थे। एग्रीड सर। ड्यूरिंग द ईयर का मजीद 2.4 मिलियन का एक्सपेंस है,
यानी कि मजीद 2.4 मिलियन लोगों को पे करने हैं। एग्रीड सर। तो 0.4 और 2.4 कितना होता है? 0.4 और 2.4 हो जाता है सर 2.6। 2.6 पे करने हैं। साल के एंड में पता चलता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट करी होगी, लेकिन साल के एंड में अभी भी 1 मिलियन का पेएबल है, तो इसका मतलब 1.6 मिलियन आपने पे कर दिए होंगे पहले, ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिए होंगे 1.6 मिलियन। तो ये इस तरह से 1.6 मिलियन आपका पेएबल आ रहा है टैक्स का, यानी कि इतना आपने पे किया होगा जिसकी आपने एंट्री पास करी होगी, टैक्स पेएबल डेबिट और कैश एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये टैक्स एक्सपेंस भी आ गया आपका, ठीक है, और वो है 1.6 मिलियन, और क्योंकि ये पे हुआ होगा तो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, अब हमने इस सवाल की जो मेजॉरिटी वर्किंग्स थी ना वो कर ली है। मैं इस सवाल का आपको अच्छा वाला प्यारा वाला फॉर्मेट दिखाता हूँ जो कि आईकेप ने फॉलो किया है, और जिस फॉर्मेट के हिसाब से आपका सवाल भी होना चाहिए, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा आईकेप का फॉर्मेट पेश करूं। मैंने डिटेल में चीजें डिस्कस करने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को आईकेप की वर्किंग्स जो है वो भी समझ में आ जाए। और अब हम आईकेप की जो है वो वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, आप जब आप सवाल देंगे आप कंपनी का नाम टॉप पर लिखेंगे, उसके नीचे आप क्या बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वो लिखोगे, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 ये भी मेंशन करोगे। फिर आप रुपीज इन मिलियन लिखोगे क्योंकि सारी वर्किंग्स हम मिलियन में कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पर टॉप पे भी मिलियन लिखा हुआ आ रहा है ना, यानी कि ये सारे अमाउंट्स मिलियन में ही थे। अच्छा, अब जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के हिसाब से कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग डालोगे, यानी कि जो कंपनी के डेली ऑपरेशंस है उससे आने जाने वाला जो कैश है, या ये वो वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो कंपनी के मेन ऑपरेशंस है। देखिए, तो क्या दूसरे ऑपरेशंस नहीं होंगे? नहीं, वहां पर मैं आऊंगा फिर मैं बताऊंगा। ये डेली का काम है ना, कारोबार से जो पैसा आया, तो उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अच्छा, आईकेप ने इस तरह की वर्किंग करी है, मैंने टी अकाउंट्स भी बना दिया, अच्छे से वीडियो देख ली आपने। डेप्रिसिएशन चार्ज हमने भी वर्किंग कर लिया, आईकेप ने डायरेक्ट करी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप टी अकाउंट्स भी बना सकते हैं, दोनों से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या तो आप इस तरह से डिटेल में वर्किंग शो कर दें, या तो इस तरह से डिटेल में आप वर्किंग शो कर दें, या तो आप देखें मैंने ऊपर जो है वो चीजों के टी अकाउंट्स बनाए, आप टी अकाउंट्स बनाए लेकिन वर्किंग लाजमी शो करें, उसके मार्क्स हैं। आप इस तरह से वर्किंग कर लें, इस तरह से वर्किंग कर लें, आईकेप जिस तरह से डायरेक्ट कर रहा है उस तरह से कर लें, लेकिन वो जो डायरेक्ट आईकेप ने कर रहा है वो थोड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी, फिर हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है उसकी वर्किंग भी हमने कर ली। वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, इसकी वर्किंग भी हमने कर ली। अच्छा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है सर? यानी कि जो ऑपरेशंस हैं, जो मेरा बिजनेस चला, मेरे बिजनेस से ट्रेडिंग करी, तिजारत करी, खरीदो फरोख्त करी, उससे जो कैश जनरेट हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 4.9 में आप 9.9 को ऐड करेंगे और 7.5 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 7.3 आ जाएगा। यहां तक आप आ गए? अच्छा, इनकम टैक्स पेड 1.6 हमारा भी आ रहा था, हमने टी अकाउंट बनाया प्रॉपर, वो भी देखिएगा। कहीं पर भी हो सकता है घुमा हुआ सवाल आ जाए, इसने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि जो डेली रूटीन बिजनेस है, डेली रूटीन बिजनेस जो है ना उससे जो कैश जनरेट हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा तो उसकी वजह से जो पैसे दिए वो आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा तो उसकी वजह से जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो आएगा। तो ये दो मिसालें मैंने दे दी। अब देखें ये इन्वेस्टिंग में आ रहा है, ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर मेरा डेली काम ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने फिक्स एसेट्स को खरीदो फरोख्त करता रहूं। कंपनी अपने नॉन करंट एसेट्स को कभी कभार खरीदती है और कभी कभार बेचती है। तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इस स्पेसिफिक सवाल में परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 14 मिलियन। ये डायरेक्टली सवाल में भी लिखा हुआ था, ये डायरेक्टली यहाँ पर सवाल में भी लिखा हुआ है 14 मिलियन। और अगर आप अपने पास ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट देखोगे तो इसमें भी आपने जो है ना वो ये 14 मिलियन लिखा था, ठीक है ना। ये पीपी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए कैश, कैश कैश लिखा हुआ होना चाहिए। हम दूसरे अकाउंट का रेफरेंस देते हैं ना, कैश 14 मिलियन जो मैंने कैश पे कर कर चीज खरीदी, जिसकी डबल एंट्री ये रही, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है जी।
अच्छा, तो ये आपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सर इसमें क्या आएगा? फाइनेंस यानी कि बिजनेस जिन पैसों से चल रहा है उनसे रेलेवेंट चीजें। मिसाल के तौर पर कंपनी ने नए शेयर्स इश्यू करे, उससे जो पैसा आया, कंपनी ने शेयर्स के अगेंस्ट जो डिविडेंड दिया उससे जो पैसा गया, ठीक है। तो यहां पर सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की चीजें आएंगी, सही है। अच्छा, अब इस सवाल में इश्यूएंस ऑफ शेयर्स ये कैसे आया सर? देखें आप यहां पर, आपका शेयर कैपिटल पहले 10 था, फिर 11 हो गया। तो हमने सवाल के शुरू में डिस्कस किया था, मोस्ट लाइकली सर आपने नए शेयर्स इशू करे होंगे और एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट, कैश आया होगा, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। या आप शेयर कैपिटल का टी अकाउंट भी बना लो। अगर आप शेयर कैपिटल का टी अकाउंट बनाओगे, बड़ा सिंपल सा बनेगा। इस केस में ब्रॉड डाउन 10 मिलियन आ रहा है, कैरी डाउन 11 मिलियन आ रहा है, ठीक है। अगर कोई नए शेयर्स इशू करे जाते हैं तो कैश डेबिट होता है और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो यहां पर आप बैलेंसिंग फिगर निकालें तो 1 मिलियन आता है। तो 1 मिलियन के कंपनी ने शेयर्स इशू करे। डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड पे करा वो आता है यहां पर। तो हमारे सवाल में स्पेसिफिकली दिया हुआ था कि आपने 3.4 मिलियन का डिविडेंड पे करा है, ये रहा, ठीक है ना। इसको हमने अपने पास यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स में भी हिट करा था, और क्योंकि वो डिविडेंड की पेमेंट पे करा है तो वो यहाँ पर भी आएगा। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन दोनों को नेट ऑफ कर दो, 1 और 2.4 को, तो नेगेटिव 2.4 आएगा। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर ये कैसे आया होगा? भाई ये 5.7 मिलियन ऑपरेशंस कर पैसा आया, 14 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स करी, एसेट्स परचेज करे, और फाइनेंसिंग की वजह से मेरे पास से 2.4 गया। तो जरा आप कर देखो, आप कर देखो, 5.7 माइनस 14 माइनस 2.4, ये आ जाता है 10.7 का नेगेटिव, ठीक है। अच्छा सर, ये दो वैल्यूज कैसे आए? अब जरा देखो, आपका आंसर आपको ये बता रहा है कि नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है ना वो 10.7 मिलियन है। यानी कि आपका जो कैश है ना वो 10.7 मिलियन से नेगेटिव यानी कि कम हुआ होगा। तो सर ये किसी चीज से मैच करेगा? हाँ, आपके पास बैलेंस शीट पर ये आ रहा है कैश 15.4, साल के शुरू में 15.4 का कैश था, साल के एंड में 4.7 का कैश बच गया। तो अगर आप 15.4 में से 10.7 माइनस कर देते हो तो क्या आप उसी वैल्यू पर आते हो जो बैलेंस शीट पर एंड में दी हुई थी? बिल्कुल आओगे, यानी कि आप 4.7 पर ही आओगे। इसी तरह से हमें पता चलता है कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया नहीं। तो उसने भी ये लिखा, उसने पहले लिखा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश इक्विवेलेंट कितने से डिक्रीज हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, साल के शुरू में कितना था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ पीरियड, और एंड में कितना। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वाला आंसर बन रहा होगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पर मैंने कोशिश ये करी कि ये वाला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का सवाल है इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सवाल देखोगे तो लॉजिकली सारी चीजें कॉपी करना, जो टी अकाउंट्स बनाए मैंने, जो फॉर्मेटिंग करी, जो डबल एंट्रीज बनाई, उसके हिसाब से चीजें लिखना, ताकि आप मुख्तलिफ सवालों में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको और इधर से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सको। फॉर्मेटिंग का बड़ा अच्छे से ख्याल रखना आप लोग, फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि भाई इसका फॉर्मेट जो होगा वो किस तरह का बन सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।